हाय गाइस, मैं यशित पांडे हूँ और आज का ये वीडियो है अभी रिसेंट में हुए recent times of सीरिया. सो अभी करंटली सीरियन गवर्नमेंट का जो लीडर है बशर अल असद, उसने कंट्री छोड़ दी है और अपने प्लेन से लेके कहीं दूसरे देश भाग गया है. बोल रहे हैं कि उसका जो प्लेन है वो कहीं क्रैश हो गया होगा 3650 फीट के ऊपर में, लेकिन वो भाग चुका है इस कंट्री से. और सीरिया के रिबेल्स एकदम आ चुके हैं यहाँ पे डमास्कस में. और सीरियन सिविल वॉर को शुरू हुए ऑलमोस्ट तेरह साल हो गए आज, और 2025 में 14वां साल लगने वाला है. 14 ईयर. यानी आप बाबा मेरी बात से समझ रहे हो कि बात कितनी सीरियस है. 14 साल होने वाले सीरियन के सिविल वॉर्स को हुए और बशर अल असद अब जा चुका है इस मुल्क से. और अब क्या है कि अब इजरायली गवर्नमेंट अब सीधा अटैक लॉन्च कर दिया है इसी डेट पे. संडे को यहाँ पे यानी सीरिया पे अटैक लॉन्च हुआ है. और अलेप्पो जो अभी रशिया ने भी जो अभी अटैक किया है मिसाइल से, वो भी तबाह हो रहा है. सो इससे एक बात समझ में आ रही है कि इन सुपर पावर्स के भूख ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में आम जिंदगी जाने जा रही हैं. इसका क्या मतलब है कि सीरिया एकदम अटक गया है, कंकाल बन चुका है एकदम पूरा ज़मीन. इससे आप समझ ही रहे हो कि बशर अल असद और पूरी सीरियन गवर्नमेंट रिज़ाइन कर चुकी है. डिफेंस मिनिस्टर तक जा चुके हैं यहाँ से. और यानी समझ लीजिए कि 54 साल तक सीरियन गवर्नमेंट ने रूल किया अपनी कंट्री को. पहले हाफिज सही थे, फिर आया बशर अल असद. बशर अल असद भाई साहब ऐसा आदमी है कि अपने दिमाग की ताकत को इसने तानाशाही में इन्वेस्ट किया. और अगर होती तानाशाही तो कम से कम ऐसा होता है, इसकी आइडियोलॉजी डेवलपमेंटल होती, एंटी करप्ट आइडियोलॉजी होती, जिसकी वजह से सीरियन इकोनॉमी सीरियन सब बढ़ता. लेकिन नहीं, अपने जज्बातों और अपने इंटरेस्ट के लिए इसने सीरियन लोगों की क्या हालत कर रखी है इसकी वजह से. तो आप यूट्यूब पे जाकर देख लो, विकीपीडिया पे जाकर देख लो, उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है. पूरी 80% की पॉपुलेशन अब अपनी कंट्री को छोड़ भाग रहे हैं. लोग घर में छुपे हुए हैं. और सीरिया में एकदम वो हो चुका है, एकदम नर्क का अदालत बन चुका है. और रेबेल्स ने सीरियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया. अब पता नहीं कि अब आने वाले चुनाव तो होगा नहीं वैसे, क्योंकि वैसे भी एक डिक्टेटोरियल कंट्री है सीरिया एक डिक्टेटोरियल कंट्री है. और मुझे ये लगता है कि आने वाले सालों में शायद सीरिया इस क्राइसिस से उभर पाएगा. जो फ्यूचर के लीडर्स होंगे, जो आने वाले जनरेशन को देंगे मात, मतलब यानी सीरिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना पाएंगे. और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है जहाँ पे सरकार को ओवरथ्रो किया गया है. जब अब्दुल फतह अल सीसी ने भी 2013 में एक कूप करके एक पॉलिटिशियन को हटवा दिया. और 1977 से लेकर 2014 तक उसने मिलिट्री को सर्व किया. फिर आज वो वहाँ का प्रेसिडेंट बना हुआ है. और सीरियन गवर्नमेंट का जो है ना ऑफिशियल, मतलब उसका जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, उसका रैंक फील्ड मार्शल है, मतलब आर्मी में. और सीरियन आर्म फोर्सेस को सर्व किए उससे यहाँ आज हो गए 36 साल आज. और अपना प्लेन लेके भाग चुका है यहाँ से. और अब इजरायली गवर्नमेंट ने अटैक लॉन्च कर दिया है. और 8 दिसंबर आज की तारीख में लॉन्च कर दिया, जैसे मैंने शुरू में बोला. और अब पता नहीं अब हालत कितनी खस्ता होने वाली है. इजराइल के लिए बात हाथ से निकलती जा रही है, हाथ से निकला जा रहा है मामला. अब इजराइल उसने 4 जगह पे अटैक किया है. नंबर 1, गाजा पे उसने इन्वेजन ऑलरेडी कर रखा है. सेकंड, लेबनान. थर्ड, पैलेस्टीन. और चौथा सीरिया चौथे नंबर पे है.
इस बात का अंदाज़ा कर रहे हो कि इस मिडल ईस्ट की अनस्टेबल पॉलिसीज़, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज़ और अपने दिमाग की ताकत, जो उसका पोटेंशियल है, टू स्पेस ऑफ माइंड का, जिसकी जिसकी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है, उसकी ताकत को उसका गलत इस्तेमाल करके आम जनता मर रही है। और मुझे ये लगता है कि इससे इंडिया भी कुछ सीख सकता है, क्योंकि हमारे देश में भी यही सेम होता है। मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह रखा जाता है। सो इस तरह से क्या है कि हिंदू मुसलमान का रिश्ता ख़त्म होने के एकदम कगार पे, एकदम वर्ज पे है। और नेता लोग तो इसका तो इस्तेमाल करते सिर्फ अपने इलेक्टोरल गेंस के लिए। कभी हम ये नहीं समझते कि हम लोग उन्हें वोट दे रहे हैं ताकि वो हमारे कंट्री को डेवलप करने का हो। अमरावती भी है हैदराबाद में, जो सिंगापुर बनने वाला था, लेकिन वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बदल गई और अमरावती का ये अलग है, वो पूरा पूरा खंडर बन चुका है। तो उससे क्या पता लग रहा है, जो हालत सीरिया में हो रही है ना, वही सेम हालत ना भारत के पॉलिटिशियन के साथ भी वही सेम चीज़ है। नेता लोग क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए शॉर्ट टर्म गेम्स के पीछे पड़े हुए हैं। ये बात से जानते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम में लोग वोट नहीं करेंगे। अरे भाई, वोट की भी एक वैल्यू होती है भाई साहब। किसी भी इंसान का वोट, उसकी अगर उम्र 18 साल है तो वोट तो डाल सकता है। लेकिन इन नेताओं को एक चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है कि चाहे देश जाए भाड़ में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने वोटों से मतलब है। इस सेम आइडियोलॉजी आज जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की इसी लिबरल एटीट्यूड और एक्सेसिव फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आज कनाडा और भारत के रिलेशंस एकदम एकदम एक्सट्रीम लो, अपने हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। और अगर कनाडा और भड़काएगा भारत को, तो सीधा ऐसा भी हो सकता है कि भारत कनाडा से सारे के सारे ट्रेड रिलेशंस को ऐसे कट ऑफ कर देगा, और उससे कनाडियन इकोनॉमी को बहुत लॉस होगा। अब जो सीरिया में बात चल रही है, रेबेल्स ने अटैक तो कर दिया है और उन्होंने कैप्चर कर लिया पूरा, और असद रिजीम को तो इन्होंने भाई साहब बस 13 साल का वक्त लगा और 13 साल में ख़त्म कर दिया पूरे असद रिजीम को। अब असद रिजीम का खात्मा हो चुका है। जितने लोग असद फैमिली में, वो प्लेन लेके दूसरे देश भाग रहे हैं। लेकिन अब करंटली है कि अब सीरिया में बशर अल असद की वजह अब काफ़ी लो हो चुकी है। लोगों ने अब अपना प्रेसिडेंट अब मानते तक नहीं है। इससे पहले भी जब उनके पिताजी की जब मौत हुई थी 10 जून को, तो उसकी उम्र को घटा के, मतलब यानी प्रेसिडेंट की एवरेज एज है 40 साल, मतलब 40 साल है तो 40 को 36 के यानी 34 कर दिया, मतलब 34 यानी 6 उम्र का गिरावट। इससे बशर अल असद यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन पाए। और इतनी बड़ी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सीरियन गवर्नमेंट को लेकर, मतलब अपनी कंट्री को लेकर। बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अपने दिमाग की ताकत को कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तो ह्यूमैनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो ह्यूमैनिटी में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं जो करप्ट होके देश का सारा पैसा खा जाते हैं। कॉमनवेल्थ स्कैम को हुए ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके हैं। हमारा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जो कि समझो 70,000 करोड़ मान लो कितना रुपये होता है बताओ, अरबों में उसकी वैल्यू होगी। जो इतना पैसा हमारे देश का डूब गया, और सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और हमारे देश का इमेज खराब हो गया। अब जनवरी 2023 में इंडियन बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली कि अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है। लेकिन इसमें सब लोग एक गलती कर बैठ रहे हैं कि हम नेगेटिव चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इमेज। एंड मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि सीरिया के लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी का अवसर मिले, और उनकी ज़िंदगी एक राइट ट्रैक पे हो, और उन्हें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो। अमीर होने के बारे में सोचते हैं तो सोचिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप अमीरी को भ्रष्टाचार में इन्वेस्ट करोगे ना, आपकी इमेज को बनने में 100 साल लग जाएंगे। 100 साल नहीं, 25-30 साल लगेगा, लेकिन गिरने में 1 मिनट तक नहीं लगेगा।
सो दैट्स द रीज़न कि सीरिया में बस एक आदमी की एक गलती कितनी भारी पड़ गई। आज सीरिया की पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो गई है। इकॉनमी कोलैप्स्ड, humanitarian crisis has been evident from the images from the YouTube and Wikipedia, and people are suffering. They're leaving the country because they don't know how to tackle with this crisis, and we also feel saddened that that a dictator's core ideology, corrupt ideology, can destroy a whole country. Syria is destroyed. It is the poorest country in the world. It is poor and its infrastructure has been collapsed and destroyed. US, UK air forces are continuously striking on Syria. Israeli government ने हमास को ख़त्म करने के लिए राफा ऑफिशियल लॉन्च किया था 6 मई को, और आज कितनी हो गई है? आज हो गया 8 दिसंबर, यानी पिछले 7 महीने से ये कंटिन्यूसली अटैक ही कर रहे हैं। हमास तक पहुंचने के लिए ना इनको राफा पे कैप्चर करके फोड़ डालना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको राफा फोड़ना चाहिए, लेकिन वो राफा फोड़ रहे हैं क्योंकि बिकॉज हमास मिलिटेंट्स पैलेस्टीनियन की जनता को एक शील्ड बना के क्या कर रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस को कोई एक चुनौती दे रहे हैं। मतलब इजरायली फोर्सेस को कोई एक चॉइस है, बीच में 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस या तो हमास को मारे या सिविलियन को ना मारे, क्योंकि हर कोई जानता है कि गलती नहीं है, उनका दिमाग धोया जाता है नेगेटिव और रेडिकलाइज्ड इमेजेस के थ्रू, और इसी वजह से होता है कि वो लोग रेडिकलाइज होते हैं, उनको हथियार, फंडिंग सब दी जाती है, और उनकी कोई गलती भी है नहीं। अगर इजराइल मारेगा ना तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी सैंक्शन कर देगी। और भारत वैसे भी, भारत इजराइल के रिलेशन बहुत बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब भारत नहीं भेज सकता और वेपन्स, क्योंकि इससे क्या है कि इजराइल पे मास जेनोसाइड का आरोप लग रहा है। ईरान, इजराइल यानी ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान, ये ऑफ कोर्स चाइना बेंजामिन नेतन्याहू को सबसे बड़ा टेररिस्ट बोल रहे हैं, बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे एक बात बिल्कुल साफ है कि मिडल ईस्ट अनस्टेबल है, मिडल ईस्ट इज अनस्टेबल, और पाकिस्तान का भी यही हालत है। आज तक की तारीख में ये हालत हो गई है पाकिस्तान की, उसके पास खान तक का पैसा बचा नहीं है उसके पास। एक निवारण लेने के लिए बताओ उसको कितने पैसे लेने पड़ रहे हैं। पूरा भिखारियों का देश। हम तो 4 जंगे हार तक गया। अब इन 4 जंगों में बात बिल्कुल कॉमन है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी पूरी इमेज का डामाडोल हो चुका है उनका। एंड मैं अपने वीडियो के आखिरी यानी अपने कंक्लूजन में ये कहना चाहूँगा, कभी भी अगर आपके पास अगर दिमाग है उसका यूज़ सही चीज़ में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका दिमाग या अगर 2 स्पीयर्स ऑफ माइंड, क्योंकि एक माइंड के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ये दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल, या अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इन्फिनाइट टाइम्स पावरफुल है ये, इन्फिनाइट टाइम्स, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिटलेस पोटेंशियल है इसका। लेकिन अगर इसी लिमिटलेस पोटेंशियल को लोग ह्यूमैनिटी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो जितनी जंगों में हथियारों पे पैसा खर्च करके अमेरिकन गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, क्योंकि इनकी कैपिटलिस्ट की सोच है। अब कैपिटलिस्ट की सोच का मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत के नाम पे आप वो हथियार बेच रहे हो, और उससे क्या हो रहा है, आम जनता मर ही रही है। खासकर आपकी कंट्री में भी तो मास शूटआउट्स हो रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं रहे उससे रिलेटेड, यू नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू इट। अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प इज इलेक्टेड, बट उसका जो गन कल्चर का जो सोच है ना, उसका चलता रहेगा।
और इस बात की मैं दुआ रखता हूँ कि सीरिया किसी दिन एक स्टेबल कंट्री बन जाए और हमारे साथ रिलेशंस को और भी ज़्यादा वो करें, मतलब फ्लरिश हो हमारे, ताकि ताकि सीरियन और हिंदुस्तान के मुसलमानों पे, यानी हिंदुस्तान और सीरियन के मुसलमानों के बीच एक एक भाईचारा हो, कि दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ब्रदरहुड का रिलेशनशिप हो। अगर दोनों के बीच में अगर ब्रदरहुड का रिलेशनशिप होगा तो उससे क्या होगा, वो सीरिया और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे, उन्हें और बार उन्हें जाना है, क्योंकि वो सीरिया से प्यार करते हैं। बट वी थिंक दैट आई थिंक दैट सीरिया में रेबेल से तो कब्जा कर लिया है। अब सीरिया का फ्यूचर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आने वाले साल में या तो सीरिया पर ख़त्म हो जाएगा, या फिर कोई एक होप है कि बहुत जल्द सीरिया अपने राइट ट्रैक पे आ जाएगा। सो माई वीडियो कंक्लूजन इज नेवर यूज़ योर माइंड्स पावर इन corruption, wars, and doing looting of your people. Always use it in humanity. Thank you for watching. इसे आप सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ताकि बाकी लोग भी अवेयर रहें कि जंगों से कुछ भी आपको गेन नहीं मिलता, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। जवानों की जान जाती ही जाती है, इकोनॉमिक लॉस, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, पीपल्स लॉस सब होता है। तो आप ह्यूमैनिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, मतलब इंसानियत पे ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। एंड विश यू ऑन अ गुड नोट, गुड बाय।